सारा प्रणाम। मैं हूं आनंद विजय सिंह। बड़ी बहस में आप सबका स्वागत है। ड्रैगन को जवाब मिलेगा। 1962 के बाद 2020 ऐसा पहला साल रहा जब लगातार भारतीय भूभाग पर चीन की कुटिल नजरें लगी रहीं और जंग का खतरा मंडराता रहा है। साल बदल गया, 2021 भी करीब करीब खत्म हो चला है, लेकिन चीन के कुचक्र के रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लद्दाख सीमा पर चालबाजी के बाद चीन की नजरें अब अरुणाचल की तरफ भी लगी हैं। उधर भारत ने भी अरुणाचल में 3 मॉडल गांव बसाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे सेना को रसद और हथियार पहुंचाने का काम आसान हो जाएगा। भारत के साथ अपनी जमीनी विवाद को कानूनी जामा पहनाने के लिए चीन ने नया भूमि कानून पास कर दिया है, जो 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। लेकिन इसका असली मजमून उन जमीनों को अपना बताना है जिन पर चीन ने कब्जा कर रखा है। इसका परोक्ष तौर पर संकेत भी चीन के साथ वार्ता में लग गया, जब 13वें दौर की बातचीत के बाद भी चीन ने न केवल लद्दाख के डेमचौक में डटे रहने पर अड़ा हुआ है, बल्कि उसने गोगराहाट और डेप्सांग से पीछे हटने से भी मना कर दिया है। भारत खुद भी चीन की चाल को समझ रहा है, क्योंकि लद्दाख से अरुणाचल तक पीएलए की गश्त डबल कर देने का मतलब यही है कि चीन भारत के खिलाफ कुछ बड़ा कुचक्र रचने की तैयारी में है। चीन अब तिब्बत के ही रास्ते भारत पर दबाव नहीं बना रहा, बल्कि नेपाल और भूटान की जमीन पर कब्जा करने की रणनीति, बांग्लादेश और श्रीलंका को आर्थिक मदद देकर और पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमदर्द बनकर वो भारत को हर तरफ से घेरने में जुट गया है। करीब 7 महीने पहले पैगोंग इलाके से पीछे हटने और लद्दाख के कुछ इलाकों से सेनाओं की वापसी का नाटक करने वाला ड्रैगन 3488 किलोमीटर लंबी विवादित एलएसी पर पूरी ताकत झोंक रहा है। और यह सब कुछ अप्रैल 2020 में हुई घुसपैठ के बाद से लगातार जारी है। लिहाजा भारतीय सेना ने भी अब जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। तो आज चर्चा हम इसी पर करने जा रहे हैं, ड्रैगन को मिलेगा जवाब। हमारे साथ इस चर्चा में आज एक महत्वपूर्ण पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बीजेपी के नेता अरविंद सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक जी हमारे साथ स्टूडियो से हैं, और राजनीतिक मामलों के जानकार डॉक्टर संजय कुमार जी भी हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत, चीन को क्या जवाब मिलेगा, ड्रैगन को जवाब मिलेगा, आज हम चर्चा की शुरुआत सर दत्ता साहब आप ही से। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, चीन की इस नए भूमि कानून का मकसद क्या है? वही मकसद जो हम समझ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, वही है? हाँ बिल्कुल। देखिए, चीन एक ऐसा देश है कि जिसने अपनी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो कई दशकों की आगे की सोच रखी है। उसकी जो स्ट्रेटेजिक विजन है, क्योंकि देखिए जो जो डिफेंस पेपर रोल आउट किया गया था 1 जनवरी को, उसमें उन्होंने साफ और वाजे किया था कि 2050 तक वो अपना एक सुपर पावर का जो दर्जा है वो मुकाम हासिल कर लेंगे। और 2030 तक उन्होंने ये ऐलान किया है कि उनकी जो सेना है वो अव्वल दर्जे की सेना होगी और उसका वर्चस्व पूरे विश्व पे होगा। और आपने हाल ही में देखा होगा कि उसने जो अमेरिकन जो नेवी थी उसको पीछे छोड़ दिया है। आज उसके पास करीब 350 ऐसे बड़े बड़े जंगी पानी के जहाज हैं, जिससे वो अमेरिका को एक अच्छा चैलेंज दे सकता है। तो ये सब चीजें देखते हुए, और जो लैंड कानून या जो उन्होंने इस तरह के जो अभी जो एक्ट्स इनेक्ट किए हैं, उनसे साफ पता लगता है कि उसने वो क्या होता है कि निबल एंड नेगोशिएट की जो पॉलिसी है वो करना चाहता है। आप हाल ही में देखिए अरुणाचल में उसने कुछ मॉडल विलेजेस बनाने शुरू किए हैं। आप नेपाल का उदाहरण लीजिए, नेपाल में लामा लीची जो एरिया है वहां भी उसने कुछ इस तरह के गांव बनाए थे, और वहां ये कह के लोगों को बताया था कि साहब ये वेटनरी सेंटर है और यहाँ नेपाल के लोगों का भी, उनके जानवरों या मवेशी का भी उपचार होगा और हमारा भी होगा। तो वो इस तरह से इट इज लाइक ए कैमल इन दी टेंट वाली उसकी पॉलिसी है कि पहले वो अपना सर देता है और उसके बाद जो उसका मालिक होता है उसको बाहर निकाल देता है। तो ये जिस तरह का
उसने प्रचार कर रखा है, जिस तरह की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, वो एक बड़े उच्च दर्जे की है। और हमें एक प्रोएक्टिव अब नजरिया लेना पड़ेगा। हमें एक मस्कुलर नेशनलिज्म का इजहार करना पड़ेगा। वो जमाने लग गए जब हम कहते थे कि साहब अब इसमें कोई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हाँ। कोई हिमाकत नहीं की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अब वही वो चीज हम कहते आ रहे हैं। सुनील कौशिक जी, 1962 और 2021, 2020 में जो शुरू हुआ, अब 21 बीतने को है, और अब इसने चीन ने जो एक नया कानून बनाया और कहा कि 1 जनवरी 2022 से हम लागू कर देंगे, और इसका मकसद उसका साफ है कि जिस जमीन पर वो पैर रखेगा वो जमीन उसकी हो जाएगी। हम अभी तक ये कहते रहे थे कि 1962 वाला ये भारत अब नहीं है, 2021 का भारत आज है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने पैंतरे या अपनी इस चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। देखो आनंद जी, पहले तमाम हम लोगों ने राजनीतिक मंचों से जो बातें कहते थे हमारे यहाँ के नेता, वो हम सब लोग सुनते आए, लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत अलग व्यवस्था है। ये नहीं है कि पहले का हम बदला लेंगे, देखेंगे, सिर नहीं झुकने देंगे, ये सब तमाम बातें अब राजनीतिक बातें हो गई। निश्चित तौर से दिखना चाहिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है। चाइना में दिख रहा है, चाइना की सरकार और अपने भारत सरकार से तुलनात्मक अध्ययन करें तो मुझे लगता है कि जो 2014 में इस देश को उम्मीद थी कि मोदी जी कूटनीतिक तरीके से और राजनीतिक तरीके से जो बातें विश्व के समक्ष पटल पर रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, अपने देश की बात रखेंगे, और ये दर्शाने का प्रयास करेंगे, जो 2014 के पहले शपथ ग्रहण समारोह में सारे पड़ोसियों को बुला करके एक संदेश जो देना चाहते थे, मुझे लगता है वो संदेश कहीं ना कहीं फेल हुआ है। सारे, चाइना की छोड़िए, आप सारे पड़ोसी देशों की आप बात करिए, मुझे नहीं लगता कि हमारे देश के संबंध बहुत अच्छे किसी देश के साथ रहे हैं। तो ये सरकार को समझना पड़ेगा कि आप राजनीतिक बातें मत करिए, आप दिखाइए। और चाइना राजनीतिक बातें नहीं करता, कभी भी उनके नेताओं के बयान इस तरीके के नहीं आते हैं। उनका काम दिखता है और दिखने के बाद चीजें आती हैं। आज हम 3 मॉडल गांव की बात कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो 600 से ऊपर जो बॉर्डर डिफेंस विलेज चाइना ने बसा दिए हैं। वो कौन जिम्मेदार लेगा? सरकार? क्या कांग्रेस की सरकार रही या बीजेपी की 7 साल से सरकार है? दोनों सरकार जिम्मेदार नहीं है कि 600 से अधिक विलेज, वहां डिफेंस विलेज, वहां सेटअप चाइना ने कर दिए और आप आंख बंद करके बैठे रहे। आप 3 विलेजों की बात कर रहे हैं। दूसरा, आप देखिए कि भूटान के साथ डोकलाम पे क्या रहा। आज 15 अक्टूबर को क्या हुआ है कि चाइना और भूटान के साथ समझौता हुआ है। 3 स्टेप रोड मैप तैयार हो गया। हमारा देश वहां क्या कर रहा है कूटनीतिक तरीके से, ये देखना पड़ेगा। और भूटान सीमा पर 628 गांव, ऐसे गांव, सीमांत गांव बसाने का चाइना का जो प्लान है, जहां भेड़ और बकरी चराने वाले लोग जहां स्थापित किए जा रहे हैं, हमारी सरकार उस पर चुप क्यों है? तो केवल आप ये कहेंगे कितनी सीमा में अंदर चले गए, कितनी सीमा के बाहर हमने उनको ढकेल दिया, इनसे काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, वही तो तरीके से आपको जवाब देना पड़ेगा। हम क्यों चुप हैं अरविंद जी? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। 12वें दौर तक तो बात हो रही थी कि हाँ ठीक है, अभी तक सब कुछ ठीक है। फिंगर 4 के बाद फिंगर 8 तक वो चला गया, लेकिन अब तो फिर वही कह रहा है कि जहां हमारे पैर, यानी कि सीधे सीधे तौर पर वो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की तरफ, लद्दाख के रास्ते वो देख रहा है। पूरा जो हमारा पड़ोसी देश है एक तरह से आज चीन के मदद पर निर्भर कर रहा है। देखिए, चीन की जो विस्तारवादी रवैया है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, और केवल भारत ही नहीं तो चीन के आसपास के जितने भी उसके पड़ोसी हैं, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे जापान हो, या आसपास के देश हो, ऑस्ट्रेलिया भी उसमें आता है और मलेशिया भी आता है, और साथ साथ भारत भी है, और इसके साथ साथ पूरा विश्व, चाहे अमेरिका हो या ब्रिटेन, सभी चाइना से परेशान है। और चाइना इस समय विश्व शांति के लिए खतरा बना हुआ है। लेकिन आनंद जी, मैं कहना चाहूँगा कि आज का भारत, जबकि 2022 आने वाला है, 2062 का भारत नहीं है। आपने देखा होगा स्वतंत्रता प्राप्ति के दशकों बाद तक, 50, 60 और 70 वर्ष बाद तक भारत की रक्षा नीति इतनी कमजोर रही कि हम चाइना बॉर्डर तक अपनी सड़क नहीं बना पाए थे। लेकिन आज वो फिंगर 4 तक तो चला जा रहा है, हमारे सैनिकों को मार दे रहा है। चाइना के बॉर्डर तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर पाए थे, इसके लिए कौन दोषी है? लेकिन आज की सरकार सजग है, और चाहे डोकलाम हो या पैंगोंग, हम एकदम उनके सीने से सीना मिलाकर खड़े हैं। और चाहे रोड हो या टैंक की बात हो या मिसाइल की बात हो या दूसरे उपकरण तैनात करने की बात हो, भारत अपने हितों के प्रति सजग है। और आनंद जी,
चाइना भारत को डरा नहीं सकता है। वो एटॉमिक पावर है तो हम भी हैं, वो कुछ गांव बसा रहा है तो हम भी बसा रहे हैं। भारत अपने हितों के प्रति जागरूक है और भारत 1 इंच भी अपनी जमीन छोड़ने वाला नहीं है। अनुमा जी, भारत अपने हितों के प्रति जागरूक है, हम अपनी जमीन की सेफ्टी करने के लिए हम सक्षम हैं। 1962 का भारत 2021 में नहीं है, अब 2021 का एक मजबूत भारत है। दुनिया के कई देश, अरविंद जी कह रहे हैं कि चीन उसको परेशान कर रहा है और चीन की तरफ वो लोग भी आंखें तरेर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके चीन की जो स्टाइल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। अनुमा जी। आनंद जी, मैं समझती हूँ कि जब एक रक्षा विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं जिन्होंने इतने साफ तौर पे अपनी बात समझाई, उसके बाद किसी का बीजेपी के प्रवक्ता का अनर्गल प्रलाप, उसकी कोई जरूरत ही नहीं नजर आती मुझे। तो कुछ भी बोल देना, जबकि रक्षा विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, और फिर 2062 बोल देना 1962 के बजाय। तो ये सारी चीजें बताती है कि उनको ना तो विषय की पकड़ है, ना समय की नब्ज की पकड़ है। आज से 7 साल पहले ना आप थे ना मैं थी। मैडम, मैंने जो बात अपनी कही है तथ्यों के साथ कही है। सर वो बोल ले, फिर आप जवाब दीजिए। हाँ, आपको बोलने। हाँ अनुमा जी, आप बोले। जी आनंद जी, तो मेरा ये कहना है कि जैसा कि रक्षा विशेषज्ञ ने भी कहा, वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा कि खाली गीदड़ भभकियां यहाँ बैठ के हमारे राजनेता दे रहे हैं। 13 बार मिलिट्री लेवल की टॉक हुई, लेकिन राजनीतिक रूप से तो एक बार भी बात नहीं हुई है। रक्षा मंत्री ने 1.5 बार बात की है और विदेश मंत्रालय तो आजकल चुपचाप अपना एक प्रतिनिधि भेज देता है। छठी टॉक की बात से, 7वीं टॉक की बात से एक बंदा वहां भेज देता है अपना प्रतिनिधि। तो इस तरह का जो बैकफुट पे काम करने से नहीं होगा। मिलिट्री तो हमेशा आगे है, ना केवल अपने जज्बात में, ना केवल रक्षा में, उसके अलावा मिलिट्री अपनी टॉक्स भी कर रही है। लेकिन राजनेता कब बात करेंगे? क्या उनको इतना डर लगता है? चीन का नाम नहीं ले सकते। और एक बात हम समझ लें, आज अमेरिका सीधे चीन के साथ पंगा नहीं ले रहा है, उनके साथ बातचीत हो रही है, डिप्लोमेटिक डायलॉग हो रही है। ठीक है, जरा एक छोटा सा रिस्पॉन्स दीजिए, फिर हम संजय जी के पास जाएंगे। बात इनिशिएट की है और उस तरह के बयान दे रहे हैं। मैं बिल्कुल छोटे में बोलूंगा। इस तरह की फालतू फूहड़ बातें करना। ठीक है अनुमा जी, आपके पास आते हैं अरविंद जी। तब हम बिल्कुल अशक्त थे 1962 में। आनंद जी, मैं बोलूंगा, सेना की इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग ये थी, फौज थी, और ना हमारे पास आयुध थे। अनुमा जी, आपके पास मैं आता हूं, दोबारा आता हूं जरा। हाँ, ये अरविंद जी, आनंद जी, मैं अपने बहन अरुणिमा जी को सुन रहा था, वो कह रही थी कि बीजेपी अनर्गल बकवास करती है। अनर्गल बकवास मेरी बहन कर रही थी। जब मैं कोई बात रखता हूं तो तथ्यों के साथ रखता हूं। 1962 में 38,000 किलोमीटर भूमि चाइना ने कब्जा किया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू, नंबर 1। दूसरी बात कहना चाहता हूं, नेहरू जी ने पार्लियामेंट में कहा था, यह रिकॉर्ड है, कि क्या फर्क पड़ता है 38,000 किलोमीटर जमीन चाइना ने कब्जा कर लिया तो वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा और आभार व्यक्त करूंगा, मेरे मन में बहुत सम्मान है उस समय के तत्कालीन मंत्रिमंडल के उनके साथी महावीर त्यागी जी के प्रति, जिन्होंने उसी संसद में कहा था कि मेरे सर पे बाल नहीं है तो क्या मैं इसको दुश्मनों को दे दूं। नेहरू जी का भारतीय भूभाग के प्रति ये रुख होता था, कांग्रेस का भारतीय भूभाग के प्रति ये रुख होता था। और आगे हाँ आनंद जी, आपकी बात मैं कह रहा हूं, आज 2022 आने वाला है तो हम वहां सीना से सीना मिला के खड़े हैं, आंख से आंख मिलाकर खड़े हैं और जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमने ही इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे तैयार किया है, लेकिन और हमें भी सेना की वहां पे तैनाती की है। जरा आप देखिए कांग्रेस के शासनकाल में कितने सड़कें बनी थी वहां पे, सारी चीजें हैं, लेकिन बावजूद इसके भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार सारे जो हैं अब उधर चीन उसमें प्रवेश कर चुका है और उन रास्तों की तरफ से अब आंखें वो तरेरने की कोशिश कर रहा है भारत के ऊपर। लेकिन भारत का क्या जवाब होगा, इस पर लोगों को उम्मीदें टिकी हुई हैं, इंतजार भी है। जरा डॉक्टर संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। संजय जी, अब विकल्प क्या? हम लोग तो लगातार चर्चा करते आ रहे हैं, चीन की विस्तारवादी नीति की बात करते आ रहे हैं, 1962 की बात भी अभी कर रहे थे अरविंद जी। लेकिन आज में जो अब ये कानून बना दिया, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं राजनीतिक तौर पर? विकल्प क्या बचा? क्योंकि साफ तौर पर तो कह दिया चीन ने कि सुनो हमें और नहीं तो भुगतने के लिए तैयार रहो।
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब वो कॉलोनी बना रहा था, डिफेंस कॉलोनी, और उसने बजाते 600 कॉलोनियां बनाई, और आश्चर्य आपको होगा जान करके कि अभी कोई वहां व्यक्ति रह नहीं रहा है। वो कॉलोनी का पर्पस क्या होगा, इसको अभी चाइना ने डिस्क्लोज नहीं किया है। दूसरी तरफ जो परमानेंट वो कहता है कि ये डिस्प्यूटेड लैंड जो है, अब इस पर हम परमानेंट तरीके से एक लॉ पास कर करके हम अधिकार बताएंगे कि ये चाइना के हिस्से की चीजें हैं। तीसरी चीज, वो मिलिट्री पैरेड करा रहा है वहां। वैसी स्थिति में भारत को ठीक बात है कि एक्शन में आना होगा। आप किस एक्शन में 3 मॉडल विलेज बना देने से आप उसको काउंटर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो एलएसी है वो कोई ऐसा ये नहीं है जहां पर आप चिन्हित कर लेंगे कि ये चाइना का है, ये भारत का है। तो जब वो 600 गांव बना करके और वो अपने बाउंड्री को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कि ये बाउंड्री मेरा है, यहां मेरे लोग सेटल्ड हैं, वहां पर भारत को भी स्पष्ट तरीके से एग्जीक्यूट करना होगा चीजों को, क्योंकि वो डिप्लोमेटिक तरीके से बात करने के बाद भी चाइना पलट जाता है। ठीक है, वो बात तो होती है, बात करने पर वो सहमत भी होता है, लेकिन जब उनका एक्शन देखते हैं तो फिर उनका एक्शन बदल जाता है। तो वैसी स्थिति में भारत क्या कर रही है, सड़कों का निर्माण जो चल रहा था भारत का, उस पर भी ऑब्जेक्शन किया था चाइना ने कि ये हमारे क्षेत्र में है। वहां पर हल्की फुल्की झड़प भी हुई थी। अब वहां पर मनोज पांडे जो गए थे वहां हाल में, वो उन्होंने बूस्टअप किया था मिलिट्री को कि नहीं, आपको यहां पर डटे रहना है और किसी भी तरह की चाइना की गीदड़ भभकी में नहीं आनी है। तो रह गई बात कि जब चाइना इस तरफ, जिसकी बात आप बार बार कर रहे हैं कि वो अगर 1 जनवरी 2022 से वो भूमि कानून लाने जा रहा है, ठीक है, उसको अधिकार है अपने देश में वो कानून बनाए लाए, उस पर अधिकार करे, लेकिन जो हमारे हिस्से की भूमि होगी इस पर तो उसको कानून बनाने का और इसको एग्जीक्यूट करने का कोई अधिकार नहीं है। वहां पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को मजबूती से इस पक्ष को रखना होगा। चाइना कितना शक्तिशाली हो गया है सर, कितना नेवल फोर्सेज। अब आप कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती के साथ रखना होगा। अगर इस तरह की स्थिति आती है तो क्वाड है, ऑकस है, और एक और गठबंधन बना है ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ भारत का। तो क्या अगर हम इन तीनों गठबंधन की बात करें तो वैसी स्थिति में ये भारत के लिए मददगार होगा, ये संगठन जो है? ये सवाल किनसे है? जी, आपसे। हाँ, नहीं, बिल्कुल मजबूत होगा, इसलिए कि आपके पास तो आपको जाना ही होगा इस संगठन के पास और जाकर के उनको बताना होगा कि देख लीजिए, हम अपनी सीमाओं में हैं, हम अतिक्रमण के कहीं से भी ये हिमायती नहीं रहे हैं, हम किसी की जमीन पर अनाधिकार चेष्टा भी नहीं करते हैं। लेकिन जब चाइना अगर ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो एक बार आपके प्लेटफॉर्म पर हम चीजों को रख रहे हैं। अगर आप इसमें रुचि नहीं लेंगे फिर ठीक है। अभी वो बता रहे थे कि कहीं ना कहीं तो हमें मसल्स पावर दिखाना होगा, और हमने दिखाया है मसल्स पावर। जिस फिंगर 4 और फिंगर 8 की बात आप कर रहे थे, अगर हमारे सैनिक मसल्स पावर नहीं दिखाते तो शायद चाइना फिर विड्रॉ नहीं करता। तो यहां पर अगर लगेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोई इसका निदान निकलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तो अपने तरीके से उनके साथ डील करनी होगी। कौशिक साहब, क्या दूसरे देशों से मदद मिल सकती है? ये संगठन है, इनके साथ भारत है, और ये लोग भी चीन से काफी परेशान हैं, अगर वो स्थिति आती है तो? नहीं, देखो, व्यक्तिगत मेरा मानना है, यदि मैं कहूँ तो लड़ाई स्वयं आपको अपनी लड़नी पड़ेगी। एयर स्ट्राइक के बाद क्या हुआ, किस देश ने आपका विरोध किया, ये स्टैंड तो सरकार को लेना पड़ेगा ना। कोई तालिबान में आपने देखा ना, अफगानिस्तान में कौन सा देश किसके साथ था। तो ये सब चीजें बताने की है कि हम किस संगठन के साथ जाएंगे, किस संगठन के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे पहले कूटनीतिक तरीके से आपको अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा। यदि वहां फेलियर आप होते हैं तो राजनीतिक रूप से आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। यदि वहां भी आप फेलियर होते हैं तो आपको इकोनॉमिक तरीके से, व्यावसायिक तरीके से युद्ध लड़ना पड़ेगा। अंत में जब आप सब जगह से फेल हो जाते हैं तब लगता है कि सेना आमने सामने आती है। तो मुझे लगता है कि तीनों तरीके से भारत सरकार फेलियर हुई है जब सैनिक आमने सामने आए हैं। आप अपनी बात अपने तरीके से वहां रखिए। अमेरिका ने कहा कि हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं, नहीं देश ने माना, वो मानना भी नहीं चाहिए।
आप बताइए, इस 7 साल में रसिया जैसे अच्छे मित्र को हमने खो दिया। वो पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान की आर्मी के साथ युद्ध का अभ्यास करते हैं। ये किसका फेलियर है? आज हमारे यहाँ के विदेश मंत्री जाते हैं रसिया और फिर जॉर्जिया घूम के आते हैं। जॉर्जिया और रसिया की क्या व्यवस्था है ये सारा विश्व जानता है। तो क्या हमारे संबंध पाकिस्तान से हैं और रूस का विदेश मंत्री यहां आने के बाद पाकिस्तान जाते हैं, तो क्या हम जवाब देंगे? इस पोजीशन में है ये भारत सरकार को समझना पड़ेगा। और आज भी आप देखिए, तालिबान पे बात हुई है तो रसिया ही एक ऐसा देश है जो हमको सम्मिलित कर रहा है। क्या अमेरिका ने जिस देश को हम मान रहे थे कि हमारा बहुत अच्छा मित्र है और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा, क्या अफगानिस्तान पे हमारे देश को विश्वास में लिया? ये हमारे देश को समझना पड़ेगा कि कोई भी देश जब आपके साथ खड़ा होता है, जब आप लड़ाई खुद अपनी लड़ रहे होते हैं। और मुझे लगता है कि इन संगठनों का कोई मतलब नहीं है। आप बताइए, कोई ना कोई देश वीटो पावर लगा देगा। संयुक्त राज्य की हम बात करते हैं, वहां आज हम स्थायी मेंबर नहीं बन पाए इतने दिनों से। तो ये सब देश को समझना पड़ेगा कि यदि हमें इतना स्ट्रांग प्रधानमंत्री है जहां पूरा देश उसके साथ खड़ा हुआ है और जिस अपेक्षा के साथ ये सरकार बनी थी, उस अपेक्षा के साथ सरकार को काम करना होगा, संदेश देना होगा। बिल्कुल। ब्रिगेडियर दत्ता, जरा हम आपके पास आए, उसके बाद फिर हम अपने कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिनिधियों के पास जाएंगे। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक की जो पीएलए के गश्त बढ़ी है, क्या यह संकेत दे रहा है, और ये जो नीति आई है उसमें कि आने वाले समय में युद्ध की आशंका उत्पन्न हो सकती है? देखिए आनंद जी, युद्ध मेरे अपने पर्सनल जातीय तासुरात है कि युद्ध न चीन उस स्थिति में है और ना हमें। तो कोई भी काइनेटिक ऑपरेशन तो मेरी अपने नजरिए से कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चीन भी इस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि उसने इतने फ्रंट खोल रखे हैं अपने, करीब 22-23 देशों से उसके लैंड डिस्प्यूट्स हैं, 14 देशों के साथ उसकी बाउंड्री है। तो उसका जो पोटेंशियल है, चाहे वो ऑपरेशनल स्टेमिना हो, चाहे लॉजिस्टिक स्टेमिना हो, वो उसको इजाजत नहीं देता कि कोई काइनेटिक ऑपरेशन हो। लेकिन दूसरी चीज देखिए, मैं कौशिक साहब की बात से सहमत हूं कि देखिए उन्होंने 2-3 बड़े अच्छे मुद्दे उठाए। और ये देखिए, पावर रेस्पेक्ट्स पावर। जब तक ये देखिए बाकी कंट्रीज जो हैं, इट इज ए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। आप हाल ही में FATF की मीटिंग हुई है, पाकिस्तान का विरोध अमेरिका ने नहीं किया है, क्योंकि अमेरिका अब भी ये चाहता है कि हो सकता है पाकिस्तान में उसकी जरूरत हो। हमने कितने डोजियर एंडोर्स किए हैं। आप ये देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक है, बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने रेज किया, क्योंकि हमने उनके जो ट्रेनिंग कैंप से उनको नेस्तनाबूद किया, उनको बर्बाद किया, तो कहीं से कोई विरोध नहीं आया। तो देखिए, एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा है ना कि कोई चांद लाकर नहीं देगा, कोई चांद लाकर नहीं देगा अपने चेहरे को जगमगाया कर। मैं अपनी लड़ाई, जैसे आपने आनंद जी खुद कहा था कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। हमें ये जो सरोगेट कॉन्फ्लिक्ट उसने बना रखी है, जो चीन ने, हमें उसका विरोध करना है। भाई, अगर वो 4 जगह आप इंट्रूजन कर सकता है, तो आप 10 जगह क्यों नहीं कर सकते? आप उसे नेगोशिएटिंग टेबल पे क्यों नहीं ला सकते? कैलाश रेंज का जो ऑपरेशन हुआ था, तो चीन ने आपके पैर पकड़ लिए थे। और हमें वही, आप ये देखिए, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी वाली कहानी याद आती है कि भाई उसने 11 बार, पृथ्वीराज चौहान ने उसको हराया और उसको माफ कर दिया। उसने एक बार उसको हराया, पृथ्वीराज चौहान को वो बंदी बना के ले गए और उनकी आंखें फोड़ दी। तो हमने कभी तारीख से कभी कोई लेसन लर्न किए, लेसन अप्लाई किए। बिल्कुल बिल्कुल। अनुमा जी, आप तो सेना से भी जुड़ी रही हैं और कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं। 3 तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, वो बांग्लादेश हो, म्यांमार, भूटान, ये चारों तरफ से हैं। मुख्य तौर पर पाकिस्तान को भी अपने हिसाब से वो यूज कर रहा है। हर तरफ से मकसद उसका है कि भारत को घेरना। वो कह रहा है कि 12 में से 10 देशों के साथ जो हमारी भूमि विवाद थे उसको हमने सुलझा लिया है, भूटान और भारत के साथ ही बस रह गया है। भूटान को तो वो अपना मान रहा है, भारत पर वो टेढ़ी नजर गड़ाए हुए है। सैन्य नीति और विदेश, बहुत संक्षेप में, सैन्य नीति और विदेश नीति में किस तरह का बदलाव आप देखना चाहती हैं? देखिए, इस समय तो सरकार में नैतिक बल मुझे दिखता नहीं, क्योंकि हमने अपना व्यापार जो है वो चीन से 63% बढ़ा लिया है। हम उनके बैंक से लोन ले रहे हैं। ऐसे में हमारा नैतिक बल कहाँ जाएगा? सेना तो हमारी इतनी बहादुर है, हमेशा लड़ती रहती है, हमेशा बिल्कुल फ्रंट पे खड़ी रहती है। सेना का जज्बा आप देखेंगे तो फिर से विंटर्स आ रहे हैं, हमारे पास विंटर क्लोथिंग भी बहुत ज्यादा सफिशिएंट क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी की नहीं है, ये हमें मालूम है। उसके बाद हमारा सैनिक कभी अपनी आवाज नहीं उठाता।
पर उसके बाद सरकार क्या दे रही है एवज में? अब देखिए, आपने प्रश्न क्या किया और उत्तर क्या दे रहे हैं? खड़ा कर आपने देती है, पूछा खुद क्या बात नीति नहीं होनी करती, जब चाहिए, तक खुद बात नहीं उसका करेगी जवाब नहीं सरकार, देकर ये भारतीय जनता पार्टी पर जब तक अनर्गल खुद आरोप बात लगा नहीं रही करेगी है। सरकार, आप ये अपना देखिए, ठीक है, अपना मत एक- तो एक- रखिए। उन्हीं जनों ने कहा, पर ये बीजेपी प्रवक्ता के दिमाग में घुस नहीं रहा, इतने लोगों ने ठीक है, कहा, एक उसके एक बाद एक आखिरी उन्हें एक समझ रिएक्शन में आई आपसे। ये एक अरुणाचल प्रदेश को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस बार बार ये बात पिछले साल भी कह रही थी कि ऐसा हो रहा है, लेकिन और बीजेपी के एक सांसद भी वो कह रहे थे, लेकिन सरकार सुनी नहीं रही थी, बीजेपी सुनी नहीं रही थी। स्थिति वो तो आ ही गई है। मैं इसको जवाब दे दूं। एक्चुअली दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता है, इसलिए जब चाइना बॉर्डर पे तनाव पैदा करता है तो कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता अंदर से चाइना के पक्ष में खड़ा होते हैं। और भाई साहब, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब होता है चाइना की सरकार, और कांग्रेस पार्टी का रिटर्न में समझौता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। और इनका जो संगठन है राजीव गांधी फाउंडेशन, खुलेआम वो चंदा लेता रहा है। ये तो राहुल गांधी एंड कंपनी के चाइनीज एजेंट है, ये भारत के पक्ष में कभी बोलेंगे ही नहीं। 1962 में जब चाइना और भारत का युद्ध हुआ था तो भारतीय जनसंघ ने नेहरू को अब पत्र स्थिति लिखकर यही कहा है था कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर राजनीतिक दलों के बीच चलता रहेगा, लेकिन एक सीरियस कंसर्न तो है जिस तरह से चीन अपनी विस्तारवादी नीति को और विस्तारित करता जा रहा है, और जो एक नई भूमि कानून उसने जो बनाया है उससे वो जो संदेश देने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो साफ है कि चीन का ये जो नया पैंतरा है ऐसे समय में चला गया है जब उसका भारत के साथ विवाद है और तनाव और टकराव की स्थिति तो बनती दिखाई दे ही रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में आज जुड़ने के लिए। अरविंद सिंह जी, अनुमा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद दत्ता जी और सुनील कौशिक जी और संजय कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस में आज इस बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। आप देखते रहिए सहारा समय, जहां खबरें लगातार जारी हैं। सहारा अपना।